આ મારો પપ્પા ફોરેન થી લઈ આવ્યો. હા सत्यानाश! भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो. ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें. अरे वाह दीकरा, एकदम बराबर. रिस्क समझ कर लेने का. समझ कर इन्वेस्ट कर. नमस्कार, सुबह 10 बजे की बुलेटिन में आपका स्वागत है. मैं हूं आपके साथ निशा. ये सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर. बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन. विशेष राज्य के मुद्दे के साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान. नए टैक्स रिजीम में 3 लाख सैलरी पर नहीं देना होगा कोई टैक्स. दरभंगा में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा, उत्तर बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार है प्रतिबद्ध. पटना के दीघा एम्स एलिवेटेड रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा. मौके पर 3 युवकों की हुई मौत. सासाराम में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर शराब कारोबारियों ने की फायरिंग. एक सिपाही हुआ जख्मी. और 24 अगस्त से भारत गौरव ट्रेन की होगी शुरुआत. पहली बार श्रद्धालुओं की शिरडी और ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए ट्रेन चलाने का लिया गया है निर्णय. और अब खबरें विस्तार से. बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है. सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने के आसार हैं. सत्र के तीसरे दिन विशेष राज्य के मुद्दे के साथ ही कानून व्यवस्था और नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. वहीं लगातार गिरते पुलों को लेकर भी सदन में हंगामा हो सकता है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. केंद्रीय बजट में बिहार के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है. सड़कों के विकास के लिए बिहार में कई एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है. इसके साथ ही नालंदा और राजगीर के पर्यटन को विकसित करने में भी केंद्र सरकार मदद करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. इसमें वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे और बोधगया में 2 लेन ब्रिज का निर्माण किया जाएगा. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 ग्रामीण इलाकों में ऑल वेदर रोड बनाया जाएगा. We will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas Bhi, Virasat Bhi in a growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna Purnia Expressway, 2. Buxar Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Peerpenti
will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि बिहार हर साल बाढ़ का शिकार होता है। नेपाल में इसके लिए डैम बनाना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार 11,500 करोड़ की वित्तीय सहायता देगी। कोसी इंट्रा स्टेट लिंक और 20 अन्य परियोजनाओं के लिए भी केंद्र सरकार वित्तीय मदद देगी। केंद्र सरकार कोसी नदी से बाढ़ का सर्वे भी कराएगी। इससे इलाके के लिए योजना बनाने में मदद मिलेगी। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि गया के विष्णुपद मंदिर और बोध गया के महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाकर धार्मिक पर्यटन विकसित किया जाएगा। नालंदा को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता देगी। उन्होंने कहा कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर केंद्र सरकार बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। इससे पूर्वी क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की खूबियां गिनाते हुए कहा है कि यह बजट हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को यानी कि लघु उद्योगों का उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट पर कहा कि हम लोगों ने केंद्र सरकार से बिहार को अतिरिक्त मदद देने की मांग की थी, लेकिन अब जब बिहार को सहायता के लिए विशेष मदद मिल रही है तो हम उससे संतुष्ट हैं। दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। तो उससे क्या हम लोग कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है। इससे बिना मतलब का लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया इसके, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए। मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर दिए।
केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए पिटारा खोल दिया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में सीधे तौर पर बिहार के लिए 59,800 करोड़ रुपए की घोषणाएं की हैं। इनमें 26,000 करोड़ रुपए सड़क परियोजनाओं में लगाए जाएंगे, जबकि 11,400 करोड़ रुपए बाढ़ नियंत्रण में खर्च होंगे। इसके साथ ही बिहार को 4 नए एक्सप्रेसवे का तोहफा भी मिलने वाला है। हालांकि विपक्ष ने बजट पर नाराजगी जाहिर की है। केंद्रीय बजट में बिहार को 59,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा मिला है। इसमें सड़क परियोजना से लेकर पर्यटन क्षेत्रों के विकास तक की बात की गई है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला है। विशेष राज्य के दर्जे से कम पर जदयू को समझौता नहीं करना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि बजट में राज्य की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि अब वो नीतीश कुमार का फिर से गठबंधन में स्वागत नहीं करेंगी। क्या स्वागत करेंगे? आएंगे हल्के रहेंगे। लोगों पीछे करो। चलिए। बाढ़ है, बाढ़ पर कोई काम नहीं हो रहा है। जनता के घर द्वार डूब गया है, दहा गया है, खाने पीना मर रहा है, डूब भी रहा है। लगातार हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, चोरी डकैती हो रहा है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। किसानों का खाद बीज सस्ता करना चाहिए, महंगाई पर रोक लगाना चाहिए। पेट्रोल डीजल सब महंगा है, किसान क्या करेगा? राबड़ी देवी के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी के वक्त बिहार 4,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाया। उस वक्त राज्य की सीएम राबड़ी देवी थी। माता तुल्य है। 4,000 करोड़ रुपया आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। वो खर्चा भी श्रीमती राबड़ी देवी से नहीं हो पाया। और यूपीए के लोगों से तो पूछना चाहता हूं कि 2012 में कांग्रेस पार्टी ने, और जिसको लालू जी समर्थन कर रहे थे, उन लोगों ने विशेष राज्य के दर्जा को पूरी तरह समाप्त कर दिया। तो इन लोग किस चीज की मांग कर रहे हैं? बहरहाल केंद्र ने बिहार के लिए भले ही बड़े पैकेज की घोषणा की हो, लेकिन इस पर भी सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाकर धार्मिक पर्यटन के तौर पर विकसित किए जाने का ऐलान किया है। इस पर गया के लोगों ने खुशी जताई है। केंद्र सरकार के द्वारा कॉरिडोर के रूप में तो वो बहुत ही स्वागत योग्य है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो है इससे हर चीज बदल जाता है। लोगों का जो पर्यटक लोग जो है उनको शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। तत्काल में कॉरिडोर के रूप में ये जो बनेगा, उससे हम आशा करते हैं कि बहुत बड़ा विकास होगा। इसलिए मैं बहुत बड़ी धन्यवाद प्रस्ताव पास करते हैं और ग्यावाल पंडों के सुविधा के अनुसार ये विष्णुपद में कॉरिडोर जो आ रहा है, ये यात्रियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। यहाँ केवल लोग पितृ श्राद्ध करने के लिए ही आते हैं। अब उसके साथ साथ घूमने के लिए कि पर्यटक के रूप में भी यहाँ लोग आने लगेंगे, जिससे यहाँ के सभी तरह के व्यवसायों को, चाहे होटल व्यवसाय हो, धर्मशाला व्यवसाय हो, रेस्टोरेंट हो, ई रिक्शा वाले, टांगा वाले, टेम्पो वाले, साथ साथ पंडाल समाज को भी, और इस क्षेत्र को खास करके अंदर गया का क्षेत्र जो है, इससे तो बहुत ही समृद्धि मिलेगी। गया, बोध गया, राजगीर का जो डेवलपमेंट होगा कॉरिडोर के रूप में, तो उसमें तो रोजगार के बहुत साधन बनेंगे। हर एक वर्ग के, हर एक क्षेत्र के, हर एक व्यवसायी लोगों को, सभी को इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। फंड जो भी दिया गया है, तो यहाँ बोध गया के डेवलपमेंट के लिए लोग आएंगे, बाहर से लोग आते हैं, जैसे फॉरेनर्स सब आते हैं, टूरिस्ट सब आते हैं, तो यहाँ पे जो भी करते हैं, तो वहाँ पे मतलब बोध गया की जो खूबसूरती है, बोध गया देखने, यहाँ जो महात्मा बुद्ध जो हैं यहाँ पे हैं, और जो भी जैसे जो भी वो पंडित जो हैं, जो पुजारी लोग हैं, उन लोग को भी थोड़ा होता है कि सब लोग आते हैं, उनसे पूछते हैं उन क्या है क्या नहीं, तो वो उनको नॉलेज भी देते हैं। और जो बेचारे जो गरीब हैं, तो उनके लिए क्या होगा कि उनका रोजगार बढ़ेगा।
दरभंगा में भाजपा नेताओं के द्वारा कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बड़े कदम उठाए गए हैं। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की हम लोग भी क्यों मांग करते रहे? क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, बाढ़ की विभीषिका से हम झेलते रहे हैं, बेरोजगारी हमारे यहाँ बहुत है। और इसीलिए आज देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने विशेष राज्य के दर्जा से भी बहुत बड़ी बात आज कर, आज 70,000 करोड़ से ज्यादा का पैकेज बिहार को अलग से दे दिया साहब। इससे ज्यादा तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो आज लोग सिर्फ झुनझुना की बात नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बजट में घोषणा कर करके जमीन पर अब कैसे बिहार विकसित प्रदेश बने, उसके लिए बहुत ही शानदार शुरुआत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा से नहीं करवाई जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा आदेश दिया जाता है तो 24 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। सुनवाई पूरी होने के बाद सीजेआई ने कहा कि यह सही है, पेपर लीक हजारीबाग और पटना तक सीमित है और कुल 155 छात्रों को इससे लाभ मिला है। अदालत ने कहा है कि अभी भी इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन अब तक जो भी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित नहीं हुई है। सीजेआई ने कहा कि आईआईटी मद्रास ने भी इस मामले में सहयोग किया। केंद्र सरकार ने भी पूरी जानकारी दी है। कोर्ट ने कहा कि हमने 4,750 केंद्रों की जानकारी मांगी थी और जो भी जानकारी सौंपी गई है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि नीट यूजी की परीक्षा में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है। पटना के रुपसपुर थाना क्षेत्र के दीघा एम्स एलिवेटेड रोड पर कल शाम भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में यह घटना घटी है। में आपस में टक्कर हो गई थी आज दिनांक रात के करीब 7:15 बजे के आसपास, और जिसमें से 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गया है। और जैसा कि यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि 2 लोगों को ले जाया गया था एम्स हॉस्पिटल इलाज के लिए, जो इलाजरत है। बाकी यहाँ से अभी हम लोग डेड बॉडी उठा लिए हैं, विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है दानापुर। रोहतास जिले में सासाराम के करबंदिया ओपी क्षेत्र के तारगंज में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर शराब कारोबारियों ने फायरिंग कर दी। इस घटना में एक सिपाही जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जिसके बाद इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया गया। गोपालगंज में पुलिस ने एक महिला साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 15 एटीएम कार्ड, 20,000 रुपए नकद, 5 मोबाइल फोन और 7 सिम कार्ड के साथ कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस संबंध में गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि महिला का बैंक अकाउंट और मोबाइल खंगाला जा रहा है, जिसमें संदिग्ध ट्रांजैक्शंस पाए गए हैं। झंझागढ़ थाना के द्वारा एक महिला साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और इस महिला साइबर अपराधी के पास से 15 एटीएम, 30,000 कैश, 5 मोबाइल, 7 सिम कार्ड और काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। और इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है साइबर टीम को भी पूछताछ के लिए इसमें लगाया गया था और इनके बैंक अकाउंट्स खंगाले गए हैं और इनका मोबाइल खंगाला गया। इसमें काफ़ी सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन भी मिले हैं, जिसको पुलिस ने रिकॉर्ड किया है, उसको अनुसंधान में लाया गया है। रोहतास जिले में डायरिया से बचाव को लेकर सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कल से शुरू हुआ। इस मौके पर अस्पताल परिसर सासाराम से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
एसीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि मौसम में लगातार बदलाव के कारण सर्दी, खांसी, जुकाम सहित अन्य मौसमी बीमारी आम हो गई है। इस कारण डायरिया की भी संभावना बढ़ गई है। डायरिया से बचाव के लिए लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। हम डायरिया के निर्जलीकरण को, जिससे बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है, उसको हम रोक सकें। इसके लिए हम इस पखवाड़ा में जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। हम अपने आशा और ये को सबको ये करते हैं, और जो मरीज है बच्चों में जो दस्त हो रहा है उसके लिए उपचार 3 तरह का, उसमें निर्जलीकरण का 3 तरह का ये होता है। एक में कि जिसमें नो डिहाइड्रेशन है, कोई निर्जलीकरण नहीं है, उसको हम घर पर रख करके और डायरिया हो रहा है तो प्लान ए के अनुसार से ट्रीटमेंट देते हैं। और एक है जिसमें सम डिहाइड्रेशन है, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन है, और उसमें भी अस्पताल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही रख करके बच्चे का हम प्लान बी के अनुसार से इलाज करते हैं। और प्लान सी, जब बच्चा निर्जलीकरण उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, सीवियर डिहाइड्रेशन में बच्चा चला जाता है, तब हमें उसे अस्पताल भेजने की आवश्यकता होती है और अस्पताल में उसका उपचार होता है। वहीं सहरसा सदर अस्पताल में स्टॉप डायरिया प्रोग्राम के तहत जिलाधिकारी वैभव चौधरी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि 5 वर्ष तक के बच्चों को डायरिया से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। सदर अस्पताल सहरसा में इसका शुभारंभ किया गया, जिसमें सिविल सर्जन साहब, डीएस साहब एवं सभी सीनियर डॉक्टर्स की उपस्थिति में इसका आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी हमारे 0 से 5 वर्ष के छोटे बच्चे हैं, उन सब में डायरिया की रोकथाम के लिए उनको अवगत कराया जाए। साथ ही साथ में निःशुल्क उनको ORS का पैकेट दिया जाए, और जिन बच्चों में डायरिया का लक्षण होता है उनको निःशुल्क 14 दिन के लिए जिंक टैबलेट दिया जाए। सहरसा जिले में लगभग 3,67,000 बच्चे हमारे टारगेट ग्रुप में हैं, और ये अभियान आज से चालू होकर के 22 सितंबर 2024 तक चलेगा। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले 150 से अधिक लाभुकों के बीच कैंप लगाकर राशन कार्ड का वितरण किया जा रहा है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने लाभुकों के बीच राशन कार्ड का वितरण किया। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि सरकार की खाद्यान्न योजना समेत अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड का होना जरूरी है। में हम लोग लगभग 157 राशन कार्ड का वितरण किए हैं। आपके माध्यम से हम सभी मधुबनी नगर वासियों को बताना चाहते हैं कि सरकार को सभी गरीब लाभुकों को अनाज उपलब्ध कराने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। उसके लिए राशन कार्ड अनिवार्य है। राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। ऑनलाइन माध्यम से अगर कोई आवेदन करते हैं तो उन्हें परिवार के एक व्यक्ति का आवासीय और परिवार का आय प्रमाण पत्र के साथ सभी व्यक्तियों का आधार कार्ड चाहिए होता है। बस इतना ही 3 चीज चाहिए, आय प्रमाण पत्र, आवासीय और आधार कार्ड। इसको लगा के लोग EPDS मतलब जो आपूर्ति विभाग का एक वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन वो अप्लाई कर देंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर हम लोग इसको जांच करा के राशन कार्ड बनवा देते हैं। IRCTC एक बार फिर से देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। 24 अगस्त को यह पर्यटक ट्रेन बेतिया से खुलेगी, जो पहली बार श्रद्धालुओं को शिरडी ज्योतिर्लिंग यात्रा कराएगी। सुगौली, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर जंक्शन, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशनों पर रुकेगी। विभिन्न तीर्थ स्थलों से भक्तों को दर्शन कराते हुए भारत गौरव ट्रेन 3 सितंबर को वापस लौटेगी। इसमें यह है कि 24 अगस्त को बेतिया से गाड़ी खुलेगी। इसमें प्रोग्राम यह है 10 रात 11 दिन का प्रोग्राम है इसमें, और ये 3
3 सितंबर को ये वापसी बेतिया में आ जाएगी। और इसमें जो सुविधाएं जो दे रही है IRCTC, इसमें शुद्ध शाकाहारी भोजन तीनों टाइम का दे रही है, और इसमें घूमने के लिए वाहन भी दे रही है, और जहाँ इनको ठहरना है वहाँ पर होटल की व्यवस्था भी हम करवा रहे हैं इनको। और जैसे मान के चलिए कि कहीं होता है हम लेके जाते हैं, तो वॉशिंग चेंज जो रूम होता है व्यवस्था, वो भी हम कर रहे हैं इसमें। और इसमें हर एक बोगी में गार्ड रहता है विदाउट आर्म्स, और जब भी घूमने जाते हैं तो उनको पहले ही सारे इन्फॉर्मेशन हम ट्रेन में ही प्रोवाइड कर देते हैं। और वक्त हो चला है फटाफट का। आइए फटाफट में देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी आज से 2 दिवसीय भारत दौरे पर लैमी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार पर चर्चा होने की है उम्मीद। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। फायरिंग में सेना का एक जवान हुआ घायल, इलाज के दौरान शहीद। विधानसभा में मंगलवार को 3 विधेयक हुआ पारित। विश्वविद्यालय सेवा आयोग बड़े शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षक नियुक्त करेगा। पटना एम्स में गंभीर मरीजों के लिए 280 बेड की CCU होगी। केंद्र की एजेंसी CPWD करेगी निर्माण। अप्रैल 2025 में होगी शुरुआत। NIT पटना अगस्त महीने में बिहटा में हो जाएगा शिफ्ट। सितंबर तक छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध होगी। शिवहर जिला पदाधिकारी पंकज कुमार के नेतृत्व में समाहरणालय परिसर से आयुष्मान कार्ड जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। जमुई जिले में बनेगा प्रदेश का चौथा तारामंडल। निर्माण की तैयारी शुरू। इलाके के लोगों और छात्रों को खगोलीय दुनिया से कराया जाएगा परिचय। बिहार में एक बार फिर सक्रिय हुआ मानसून। मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। अजिंक्य नाइक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने। मंगलवार को MCA चुनाव की घोषणा की गई। भारत ने मंगलवार को अपने आखिरी ग्रुप मैच में नेपाल को 82 रनों से हराकर महिला एशिया कप 2024 के सेमीफाइनल में जगह बनाई। और चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। विशेष राज्य के मुद्दे के साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान। नए टैक्स रिजीम में 3 लाख सैलरी पर नहीं देना होगा कोई टैक्स। दरभंगा में पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने कहा, उत्तर बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार है प्रतिबद्ध। पटना के दीघा एम्स एलिवेटेड रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा। मौके पर 3 युवकों की घटनास्थल पर हुई मौत। सासाराम में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर शराब कारोबारियों ने की फायरिंग। एक सिपाही हुआ जख्मी।
और 24 अगस्त से भारत गौरव ट्रेन की होगी शुरुआत। पहली बार श्रद्धालुओं की शिरडी और ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए ट्रेन चलाने का लिया गया है निर्णय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।